नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर को। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर को। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी पर जैसा कि फ्री प्लान के लिए पहले जो है वीडियो को पहले वीडियो जो है आपको फ्री में मिल रहा था, अभी वीडियो फ्री में है, लेकिन आपको उसके लिए जो है कोड 1 डालना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है? पर्यावरण अध्ययन का ये आपका पहला प्रश्न है। कुल 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 2 भागों में। आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में 2 से 3 पीढ़ी तक के लोग शामिल होते हैं, यानी कि माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, ये सभी संयुक्त परिवार में शामिल होते हैं। और एकल परिवार में केवल बच्चे और उनके माँ बाप जो है शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वह कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। हालांकि यदि प्रति ग्राम पूछा जाए, वसा में कैलोरी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रति ग्राम कैलोरी जो है सर्वाधिक वह वसा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो है पूछा गया आपसे, मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? तो वह हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। वसा में ध्यान दीजिएगा, वसा में प्रति ग्राम कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका, तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो तिलचट्टे को सर्वाहारी श्रेणी में रखा जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वह साग सब्जी, अन्न तथा अन्य जंतुओं के अवशेषों को भी खाकर वह पचा लेता है, तो वह आपका सर्वाहारी की श्रेणी में आएगा। अगला जो प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, यह राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। इसमें कई अनोखी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि आपका मटकी फोड़ प्रतियोगिता होता है, लंबी मूंछ प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, ये सभी पुष्कर मेले में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बालक चुनने में स्वतंत्र होता है? तो यह मित्र चुनने में स्वतंत्र होता है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। बालक का जैसे जैसे सामान्य विकास होता है वह विभिन्न रिश्तों को जानने और समझने लगता है। परिवार, माता पिता और अध्यापक, ये सभी इनको चुनने में वह स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वह घर से बाहर निकलकर अपने मित्र बनाने में पूर्णतः वह स्वतंत्र होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बाकी जो है यहाँ कोई सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है किसको? ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प सही होगा, केंचुआ। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है। केंचुआ कई प्रकार से किसान को लाभ पहुँचाता है, जैसे कि जब वह मिट्टी में बिल बनाता है तो फसलों की जड़ों को वह हवा मिलती है, जिससे मिट्टी क्या बनती है? तो उर्वरा बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ की वनस्पति में जो सागौन, साल और पर्णपाती वृक्षों सहित कांटेदार जंगल भी शामिल होते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य में बी विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, आप पूर्ण चंद्रमा को 1 महीने में कितनी बार देख सकते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 बार। हम पूर्ण चंद्रमा को 1 महीने में केवल 1 ही बार, केवल पूर्णिमा के दिन ही देख सकते हैं, और पूर्णिमा महीने में 1 बार ही आता है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? 18 हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। और यदि जिला पूछा जाता तो हो जाता आपका 75। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी पर स्थित है? यानी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत जनपद में जो है माधव तांडा के पास है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। BN राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, BN राव। इनको संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्रारंभ में यह संविधान में नागरिकों को कुल जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये जो है याद रखिएगा। कब? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसे जो है अनुच्छेद 300E में जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो यह है आपका 11वीं अनुसूची में। संविधान में प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थीं। कितनी? स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थीं, किंतु वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्थाओं से है। तो यदि पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो है कौन सा अनुसूची है, तो वह आपका 11वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया इसे? तो 73वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह राजस्थान में लागू की गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। नाम जो है याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है? तो यह है सत्यमेव जयते। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडको उपनिषद से जो है मिलता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950। इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था, अर्थात जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अब पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है कौन सा? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है। ये बिल्कुल गलत है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो यह खुला तंत्र है। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश यानी कि इनपुट और बहिर्गमन यानी कि आउटपुट होता रहता है। तो यह आपका बंद तंत्र नहीं, क्या होता है? खुला तंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का गंगा की डॉल्फिन है। डी विकल्प सही हो जाएगा। इसे 18 मई 2010 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही होगा, वाल्टर जी रोजेन। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का
प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन ने वर्ष 1985 में किया था, 1985 में। अगला प्रश्न है, अब गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह आपका सी ऑप्शन से होगा, दर्द निवारक दवाएं। गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण बीमार पशुओं को दी गई दर्द निवारक दवाएं हैं। इन पशुओं के मृत शरीर को खाने से अत्यधिक गिद्धों की मृत्यु हुई, जिससे ये आज विलुप्त होने की अवस्था में हैं। गिद्ध क्या है, इस समय जो है विलुप्त अवस्था में कहीं कहीं जो है देखे जाते हैं। और कौन सा दवा? तो है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक नामक दवा का इस्तेमाल होता है पशुओं को दर्द निवारक दवाओं के रूप में। अगला जो प्रश्न आपका रेड डाटा बुक से आशय है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी विकल्प से होगा, विलुप्त प्राणियों से। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त या फिर संकटापन्न की स्थिति में पहुंच रहे जीव जंतुओं एवं पौधों से है। ऐसे जीव जंतुओं एवं पौधों को रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो सही होगा आपका डी विकल्प से हो जाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। और केंद्रीय आलू, यहाँ जो है आपका ऑप्शन ये जो दिया गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है। याद रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो ये आपका शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो ये कहाँ है? तो ये राजमुंदरी में है। राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा करनाल में है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1972। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम ये आपका 1980 में पारित किया गया था। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका कब पारित किया गया था? तो ये 1974 में पारित किया गया था, 1974। तो ये जो है चारों याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1980 में पारित किया गया था। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दशक है कौन सा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही होगा, 2011 से लेकर के 2020 के दशक को जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि का संबंध किससे है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से। रामसर संधि का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण एवं संवर्धन से है। यह संधि वर्ष 1971 में 1971 में हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। पूछा जाता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कहाँ है? ये जगह स्थल है ईरान में। ईरान का एक स्थल है, उसी के नाम पे जो है ये नाम पड़ गया था रामसर संधि। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है? तो ये आपका पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। डी विकल्प से होगा यहाँ। पर्यावरण संतुलन तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित किए गए प्रयास या सुधार तथा संकल्पना को पर्यावरण प्रबंधन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाकों में होगा, यानी कि उत्तराखंड में होगा आपका। डी विकल्प से हो जाएगा। भारत का उत्तराखंड राज्य पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, बादल फटना तथा भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि पर्यावरण को जानने व समझने के लिए भी, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए, इन सभी के लिए प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्या है वह आवश्यक है। और अंतिम प्रश्न है आपका, पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है?
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही होगा, ए और बी दोनों, यानी कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति करके सीखने योग्य बनाना और छात्रों को आगे की पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना, दोनों ही जो है सही होगा, यानी कि सी विकल्प आपका सही होगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो है ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट, ये आपका यूपी टेट 2021 के लिए है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।